नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज बिरागी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी स्टडी पॉइंट पर। आज हम करेंगे हमारी जो वैकेंसी थी एसएससी जीडी 2022-23 की, उसकी 30 जनवरी की शिफ्ट नंबर 4 का मैथ्स सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपनी आय का 87% व्यय करता है, उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और वह अपने व्यय में 17% की वृद्धि करता है, तब उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम देखेंगे आय क्या होता है। आय होता है खर्च प्लस बचत। खर्चे को और बचत को जोड़ेंगे तो आय निकल जाएगी। तो हम मानते हैं कि उसकी आय कितनी थी, 100 थी और उसने 87%, 100 का 87% 87 होता है, तो 100 में से 87 खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा, 13 बचाया होगा। अब प्रश्न आगे बोल रहा है कि वह उसकी आय में 18% की क्या करता है, वृद्धि करता है। तो अगर 100 में 18% की वृद्धि करेगा तो 100 में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 100 का 18% 18 ही होता है। तो अब उसकी आय कितनी हो जाएगी, उसकी नई आय हो जाएगी 118। उसकी आय कितनी होगी, नई आय 118 होगी। और बोल रहा है कि व्यय में 17% की वृद्धि करता है। तो 87 का 17% कितना होता है, निकालेंगे हम 87 का 17% के लिए बटे में 100। 17 साथी 119, संसिल लगी 11, 17 8 136 और 11 147। और ये 2 जीरो है तो पॉइंट से पहले 2 जीरो, यानी कितनी वृद्धि हो जाएगी, 14.79 की वृद्धि हो जाएगी। तो अब उसका जो खर्च है वो खर्च कितना हो जाएगा, नया खर्चा देखेंगे अपन तो ये हो जाएगा 101.79। 101.79। तो देखो 118 आय है, उसमें से 101.79 खर्चा कर रहा है, तो बचा रहा कितना होगा, ये देखेंगे हम कितना बचा रहा होगा। ये बचा रहा होगा 16.21, इतना बचा रहा होगा। ठीक है, 118 में से इतना खर्चा किया, इतना बचा रहा होगा। प्रश्न बोल रहा है कि तब उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हम देखेंगे पहले 13 बचत थी, अब 16.21 हो गई, यानी कि 3 की वृद्धि हो गई होगी, सॉरी 3.21 की वृद्धि हो गई होगी। किससे, 13 से, और प्रतिशत के लिए 100 इंटू प्रतिशत। चलिए ये पॉइंट हटाऊंगा, ये बटे में 2 जीरो लगेंगे और 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 6 बचा, तो कितना हो जाएगा 61। तो 13 चौक 52, कितना बचा, 9 बचा। फिर काटेंगे 13 छंग 78, 13 साथी 51। ठीक है, तो 13 छंग 78 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से। चलिए ये ऑप्शन में देखेंगे हम 24 के आसपास ऑप्शन आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 24.69। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कहता है हमारा, मोहन 1500 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर चलता है। यदि मोहन की गति 75 मीटर प्रति मिनट है तो मोहन को पथ का एक चक्कर तय करने में कितना समय लगेगा। चलिए मतलब 1500 मीटर है तो एक पथ हो जाएगा वो। तो 1500 मीटर के लिए हम सबसे पहले देखेंगे वो 1 मिनट में कितना जा रहा है। 1 मिनट का देखेंगे, 1 मिनट में बोल रहा है 75 मीटर जाता है। इसको 1500 बनाना है अपन को, तो अपन डायरेक्ट 1500 बनाने के लिए यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 1500 बन जाएगा। तो 20 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर दो तो हमारा आंसर 1 सेकंड में आ गया कि 20 मिनट लगेंगे 1500 मीटर जाने में। लेकिन हम कैसे देखें कि 75 का 1500 कैसे बनता है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इस 75 को यहाँ से मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, थोड़ा और डिटेल में जाएंगे हम इसके। तो 75 मीटर को 1500 मीटर बनाने के लिए सबसे पहले इसको 1 मीटर बनाएंगे। कितना मीटर बनाएंगे, 1 मीटर बनाएंगे। 1 मीटर बनाएंगे, फिर ये 75 कहां गया, तो ये 75 इधर आके बटे में आ जाएगा, तो 1/75 मिनट हो जाएगा ये। अब इस 1 मीटर को 1500 के लिए तो 1500 से गुणा कर दो, तो ये 1500 मीटर बन जाएगा। तो 1500 से आप यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो। अब हम यहाँ से 75 दूनी 150 और ये जीरो ऐसा कैसे, तो 20 मिनट हो गया बराबर 1500 मीटर के। तो ये से भी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 10%, 15% और 20% की क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर है। तो देखिए अगर 2% होता तो हम डायरेक्ट सक्सेसिव लगा लेते, a प्लस बी प्लस माइनस a इंटू बी बटे 100। हालांकि ये 3 में भी लग जाएगा, पहले 2 का निकालना पड़ेगा, फिर 2 का जो आंसर आएगा उससे 3 से सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इस मेथड से नहीं करेंगे क्योंकि 3% हमको दिया है, तो हम इसको रेशो मेथड से करेंगे। देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हम सभी जानते हैं 1/10 होता है।
अब छूट दे रहा है यानी 10 पे 1 की छूट दे रहा है, मतलब 10 की चीज को 9 में बेच रहा होगा। फिर आ रहा है 15%, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। ठीक है, 20 पे 3 की छूट दी, मतलब 20 की चीज को 17 में बेच दिया होगा। फिर आ रहा है 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो 5 की चीज पे 1 की छूट दी, यानी 5 की चीज को 4 में बेच दिया है। अब कुछ कट रहा हो तो काट सकते हैं अपन, जैसे ये काट लेंगे, दो एकम 2 और 0, ये काटेंगे 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 500। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 500 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 34, 17 दूनी 34, और 34 नम कितना हो जाएगा 306। चलिए अब देखो 500 पे 306 हो गया, यानी कितनी छूट मिल गई होगी, 194 की छूट मिली है, कितने पे 500 पे। परसेंट के लिए बटे में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से काटेंगे 5 दिया 15, 4 बचा, 5 8 40, फिर 4 बचा, पॉइंट लगाया और 5 8 40, तो 38%, 38.8% हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उस घन का आयतन कितना होगा सेंटीमीटर में बताना है, जिसके सबसे लंबे विकर्ण की माप 11√3 सेंटीमीटर है। तो देखो इसमें 11√3 दिया है, तो ऑप्शन में हम चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो 11 से कट रहा है, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन 11 से कट रहे हैं, इसलिए अपन को सवाल सोल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले विकर्ण दे रखा है, तो घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण क्या होता है, ये हो गया घन का विकर्ण। घन का विकर्ण का सूत्र होता है a√3। ठीक है, तो इस a√3 का मान हमको कितना दे रखा है, 11√3 दे रखा है, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास घन की एक भुजा आ जाएगी 11। अब घन का आयतन पूछ रहा है, तो घन का आयतन होता है a क्यूब। तो a क्यूब है तो 11 का भी क्यूब कर देंगे तो हमारा आयतन निकल जाएगा। तो 11 का क्यूब कितना हो जाएगा 1331 और सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 11 का गुणा 3 बार होगा तो सेंटीमीटर का गुणा भी 3 बार होगा, तो सेंटीमीटर का गुणा 3 बार होगा तो क्यूब लग जाएगा। तो आयतन हमारे पास कितना आ गया 1331 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए यही हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, किसी बेलन की ऊंचाई अपरिवर्तित रखते हुए उसकी त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो बेलन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए बेलन का आयतन, क्वेश्चन ने कहा है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, बेलन का आयतन πr²h हो गया। इसमें से ये ऊंचाई तो अपरिवर्तित रहेगी, इसका तो कोई रोल नहीं रहेगा, और पाई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका भी कोई रोल नहीं रहेगा, सिर्फ त्रिज्या पे बात होगी। तो इसमें बोला है कितना बढ़ा रहा है, वो 20% बढ़ा रहा है। तो हम फ्रैक्शन में ही बात करेंगे, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, देखो एक परसेंट हटाऊंगा तो बटे में 100 लगेगा, और ये 20 एकम 20, 20 5 100, मतलब 20% को अपन 1/5 भी लिख सकते हैं। तो 1/5 मतलब 5 से 1 की वृद्धि हुई यानी 6 हो गया होगा। चूंकि यहाँ पे r² है तो हम इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो देखो पहले जो बेलन की त्रिज्या थी वो 25 थी, लेकिन अब कितनी हो गई 36 हो गई। ठीक है, तो 25 से 36 हो गई, मतलब कितना बढ़ गई 11 बढ़ गई, और 25 से बड़ी होगी। तो यही परिवर्तन हुआ है, परसेंट के लिए इंटू 100 लगा दिया, 25 से काटूंगा 25 चौक 100, तो 11 चौक 44% हो जाएगा, और यही बेलन के आयतन में वृद्धि है। चलिए 44% की वृद्धि इसमें हो गई, और यही हमारा आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि x बराबर 3 तो 7x माइनस 1 9x प्लस 5 और 8x प्लस 1 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो चतुर्थानुपाती क्या होता है, जैसे a अनुपात b समानुपात c अनुपात d होता है। अब ये इसको a बटे b लिखेंगे और इसका मतलब बराबर करके c बटे d लिखेंगे। तो ये a इंटू डी हो जाएगा, क्योंकि d ऊपर आ जाएगा और ये b ऊपर चला जाएगा उधर, तो c इंटू डी हो जाएगा। तो देखो चतुर्थानुपाती में क्या हो रहा है, ये बाहर बाहर का गुणा हो गया और ये अंदर अंदर का गुणा हो गया। ठीक है, तो हम भी ऐसे ही करेंगे, इस सवाल को इसी तरीके से किया जाएगा। चलिए x का मान 3 दे रखा है, यानी 7x माइनस 1 है, तो x की जगह 3 रखेंगे तो 7 या 21 माइनस 1 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगला अपन को दे रखा है 9x प्लस 5, x की जगह 3 रखेंगे तो 9 या 27 हो जाएगा, और 5 उसमें जुड़ जाएगा, तो 27 और 5 32 हो जाएगा। चलिए तीसरी वैल्यू दे रखी है 8x प्लस 1, तो x की जगह 3 रखेंगे तो 8 या 24 और 1 25 हो जाएगा। 3 हमको दे दिया है, तो अपन को चौथा ज्ञात करना, तो चौथा मैंने मान लिया चतुर्थानुपाती a है।
अब ये करूंगा मैं अनुपात, समानुपात और अनुपात, ये हो गया। बाहर बाहर का गुणा करना है, अंदर अंदर का गुणा करना है, तो 20 इंटू ए हो जाएगा बराबर 32 इंटू 25 हो जाएगा। ये 20 से 4 से काटूंगा, सॉरी 5 से काट लिया मैंने, 5 चौक 20 और 5 5 25। फिर ये 4 से काटूंगा, 4 से कटेगा 8 बार, तो ये ए जो हमने चतुर्थानुपाती माना है इसका मान कितना आ जाएगा, 8 पंजो 40, तो ए का मान कितना आ गया 40, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, दो वस्तुएं प्रत्येक को 9,900 में बेचा जाता है। एक वस्तु को 10% की हानि और दूसरी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु को 9,900 में बेचा है, मतलब विक्रय मूल्य समान है। अब हम देखेंगे पहली वस्तु पे क्या हुआ है। पहली वस्तु पे हानि हुई है 10% की, 10% की हानि हुई, मतलब 10 की चीज पे 1 की हानि, यानी 10 की चीज को 9 में बेच दिया होगा। फिर बोल रहा है कि 10% का लाभ हुआ है दूसरी वस्तु पे, यानी 10 पे 1 का लाभ हो गया, तो 10 पे 1 का लाभ यानी 11 हो गई होगी दूसरी वस्तु। 10 में खरीदा और 9 में बेचा, 10 में खरीदा और 11 में बेचा। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, जैसे ये तो हमने खरीदा है, ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा सीपी हो गया, और ये हमारा विक्रय मूल्य एसपी हो गया। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि विक्रय मूल्य समान है, तो यहाँ 9 और यहाँ 11 क्यों है। हम इन दोनों का एलसीएम लेके विक्रय मूल्य को समान बनाएंगे। तो देखो दोनों का विक्रय मूल्य समान करने के लिए एलसीएम क्या आएगा, दोनों का 99 आएगा। तो इसको 99 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 99 करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि रेशो में यहाँ 11 से गुणा हुआ है, तो यहाँ पे भी हमको 11 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ 9 से गुणा किया है, तो यहाँ पे भी हम 9 से गुणा करेंगे। तो अब हमारे पास नई नई वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पे 110 हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, और ये पूरा कितना हो जाएगा 90। ठीक है, इसी प्रकार से ये 99 हो गया और ये भी 99 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास सीपी का और एसपी का नया नया रेशो आ गया है। अब हम देखेंगे कि प्रत्येक वस्तु को कितने में बेच रहा है, 9,900 में बेच रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से प्रत्येक वस्तु को 99 में बेच रहा है, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। देखो 99 एको 99, यहाँ से भी 99 एको 99, एक की वैल्यू 100 हो गई। एक की वैल्यू 100 है, तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 11,000 हो जाएगी। एक की वैल्यू अगर एक की वैल्यू 100 है, तो 110 में भी 100 का गुणा होगा, इधर 90 में भी 100 का गुणा होगा। तो हम देखेंगे यहां से, ये वस्तु खरीदी थी उसने 11,000 में, और ये वस्तु खरीदी थी उसने 9,000 में। ठीक है, और यहाँ कितने में बेची है, देखो 9900 में बेची, और यहाँ पे भी 9900 में बेची, जैसा कि प्रश्न में कहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे टोटल कितने में बेची है उसने, 19,800 रुपए में बेचा है, लेकिन खरीदा कितने में है 11,000 और 9,000 20,000 में उसने खरीदा था। ठीक है, तो 20,000 की चीज को 19,800 में बेचा है, तो कितने रुपए का लाभ या हानि होगी। तो देखो 20,000 की चीज को 19,800 में बेचेंगे तो 200 रुपए की हानि हो जाएगी, तो 200 रुपए की हानि हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यही तरीका सबसे बेस्ट है। यहां से विक्रय मूल्य को समान बना लो, जैसा कि हमने यहां बनाया है, फिर एक की वैल्यू निकाल दो। प्रश्न ने 9900 रुपए दे रखी है, लेकिन हम 99 रुपए में बेच रहे हैं, तो यहां से हमारी यूनिट की वैल्यू आ गई 1 से 100। तो सारे को ये वाली वैल्यू बना दो। एक की वैल्यू 100 है, तो इसकी वैल्यू 11,000 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 9,000 हो जाएगी, और ये भी एग्जैक्ट जो कि 9900 रुपए प्रश्न ने दे रखा है वैसा ही हमने बना लिया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 12% अधिक अंकित करता है। चलिए क्रय मूल्य कितना है उसका, मान लो 100 उसका क्रय मूल्य है, तो अंकित कितना कर रहा होगा, वो 12% अधिक कर रहा है, तो 112 रुपए अंकित अधिक कर दिया उसने। अब बोल रहा है अंकित मूल्य पर नकदी छूट दे रहा है 12% की, तो 12 पे 12% की छूट दे रहा है वो, मतलब 112 पे 12% की छूट दी, यानी 88 में बेच दिया होगा, और परसेंट था इसलिए बटे में 100। ठीक है, ये चीज बेच दी है, तो हम देख लेते हैं क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 896 इंटू 11 करेंगे, फिर तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, 11 से 6 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, 1 हासिल 18 19 हासिल लगी है, देखो 6 9 6 15 हो गया, एक बचा, 8 और 16 और 17 और 18 हो गया, ये 18 होगा, और हासिल लगी 1 यानी कि 9856। चलिए
98 से 56 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। 98 से 56 हो गया और ये बट्टे में 100 था तो दो संख्या से पहले पॉइंट लगा दिया। ये विक्रय मूल्य आया है हमारा। क्रय मूल्य कितना था 100 की चीज को 98.56 में बेचा, यानी 1.44% की क्या हो गई है, हानि हो गई है यहाँ पे, क्योंकि 100 पे जो हानि हुई है वही परसेंट में कहलाएगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 20,000 रुपए पर 2 वर्षों में 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो देखो 4% दे रखा है, अर्धवार्षिक है तो दर कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। दर परसेंट कितना हो जाएगा, आर का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 से 2 हो जाएगा, क्योंकि दर आधी होती है अर्धवार्षिक वाली कंडीशन में। और समय हो जाता है दुगना, यानी 2 वर्ष है तो कितना वर्ष हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। चलिए तो ये 4 वर्ष हो गया, ठीक है। अब राशि कितने की है, 20,000 रुपए की राशि है और उसपे 2 साल हर वर्ष 2% के हिसाब से ब्याज लीजिएगा। तो हम देखेंगे 2% कितना होता है, 2% के लिए ये बटे में 100, पहले साल जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 400 रुपए। तो दूसरे साल भी इस 20,000 पे तो ये 400 ही आएगा, लेकिन इस 400 पे भी दूसरे साल ब्याज लेगा तो 400 का 2% आप निकालेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर तीसरे साल ये 400 पे ब्याज आएगा, फिर ये 8 रुपए, इस 400 पे 8 रुपए आया था तो इन दोनों 800 पे कितना आएगा, 16 रुपए आ जाएगा, ठीक है। फिर चौथे साल, क्योंकि 4 साल की बात है, तो फिर 400 ये आया होगा और 8 का 400 पे 8 रुपए मिले थे तो 1200 पे कितने मिल जाएंगे, 3 गुना मिल जाएंगे, यानी 8 या 24 रुपए मिल जाएंगे। चलिए यहाँ तीसरे साल पे जो ब्याज आया इस 8 पे भी लिया होगा तो इस 8 का 2% कितना होगा, 0.16, और इन दोनों पे 3 गुना करेंगे इसका तो 0.48। देखिए इस 8 पे अगर 1.16 आया है तो 24 पे कितना होगा, 8 का 3 गुना है तो 16 का भी 3 गुना, ये हो गया। अब हमारे ऑप्शन में पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो यहां से आगे जाने की जरूरत नहीं है, वरना चौथे साल में तीसरे साल के ब्याज पे भी ब्याज लगता है यहाँ पे। तो हम इस सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1600, 1620, 1630, 1640 और 1648। ये पॉइंट हो जाएगा 48 और 64। तो ये हमारा ब्याज हो गया 4 साल का, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों द्वारा एक विषय में औसत अंक 82 है। देखो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 60 विद्यार्थी है और औसत कितना है, 82 है। तो उन सबका योग कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1 बचा 8 छंग 48 और 49, ठीक है। 8 छंग 48 49 हो जाएगा, 0 6 दूनी 12, 4920, ठीक है। अब 60 में से कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, और लड़कों का और लड़कियों का औसत दे रखा है 75 और 85। चलिए तो हम सबसे पहले इसको तरीके से करते हैं, मेथड से करते हैं, फिर कंसेप्ट भी बता दूंगा इसका किस तरीके से कर सकते हैं इस सवाल को। तो हम देखेंगे 60 लड़के हैं तो मैंने x लड़के मान लिए 60 में से, तो 60 में से x को माइनस करूंगा तो ये लड़कियां हो जाएगी। फिर चलिए x लड़के हैं x और उनका औसत है 75, तो 75 का गुणा x में करूंगा तो ये लड़कों का योग हो गया, प्लस 60 माइनस x का गुणा करूंगा लड़कियों का गुणा इसके औसत में हो गया, लड़कियों के औसत में, तो ये कुल लड़कियों का औसत हो गया, योग हो गया। और टोटल योग लड़कों का और लड़कियों का योग 4920 दे रखा है। चलिए अब ये 75x हो गया, इसका गुणा करेंगे 60 का 85 में, तो 60 का 85 में करेंगे 6 5 30, 3 बचा 8 6 48, 51 हो गया, और माइनस का ये 85x हो गया, बराबर हो गया 4920, और इधर 75 इंटू एक्स यानी 75x प्लस का ऐसा कैसे ही है। अब 75 में से 85 गया तो माइनस का 10x बच जाएगा, और यहाँ पे 51 उधर जाके माइनस होगा तो 4920 में से 51 गया तो 180 बच जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये 10 से काटूंगा इस 0 को कट गया, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 18। और प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है, तो लड़कों की संख्या हमने कितनी मानी थी, x, जो कि हमारा मान आ गया 18, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को हम एलिगेशन लगाकर भी कर सकते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि लड़के जो है उनका औसत है 75 और लड़कियों का औसत है 85,
ये हो गए बॉयज, ये हो गई गर्ल्स, और टोटल ओवरऑल औसत हमको क्या दे रखा है, 82 दे रखा है। चलिए, तो बॉयज का कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, और यहां से रेशो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो बॉयज और गर्ल्स कितने हैं, 3:7 के रेशो में है। अब प्रश्न कह रहा है कि 60 विद्यार्थी है, तो टोटल 60 विद्यार्थी है, लेकिन हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग तो सिर्फ 10 विद्यार्थी है। तो 10 की वैल्यू 60 है, तो 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी। इस 6 का गुणा इस 3 में भी कर देंगे हम। 1 की वैल्यू 6 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 1 की वैल्यू 6 है तो 3 की वैल्यू 18 हो जाएगी, और 7 की वैल्यू 42 हो जाएगी। तो बॉयज कितने हो गए, यहाँ से 18, और यहाँ से गर्ल्स कितनी हो गई, 42। दोनों को जोड़ेंगे तो फिर 60 बन जाएगा। चलिए, ये तरीका सबसे बेस्ट होगा। तो आप इसी तरीके से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन हमने मेथड भी बता दी है कि कभी इस तरीके को भूल जाओ तो किस तरीके से हम मेथड से करेंगे वो भी आपको समझ में आ जाएगा, और एग्जाम में आपका सवाल हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, यदि x रुपए 10 पेन की कीमत है। देखिए, x रुपए 10 पेन की कीमत है, जिसकी कीमत 42 रुपए प्रति दर्जन है, यानी कि 42 रुपए में कितने दर्जन यानी 12 पेन आ रहे हैं। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 बना दें तो हमें x मिल जाएगा, क्योंकि x के बराबर में ही 10 पेन है। इसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 6 से काट लेते हैं। 6 दूनी 12 और 6 7 42, यानी 2 पेन की कीमत 7 रुपए हो गई। तो 10 पेन की कीमत के लिए हमने इससे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 पेन बन जाएगा। तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 35 रुपए। ठीक है, कितने पेन की कीमत, 10 पेन की कीमत। तो इस 10 पेन की जगह में x रुपए लिख सकता हूं, या मैं x लिख सकता हूं सिर्फ। ठीक है, तो मैंने x की वैल्यू कितनी लेके आ गया मैं, 35 रुपए। ठीक है, या फिर x लिखो या फिर 10 पेन लिखो। कितने पेन, 10 पेन। तो x की वैल्यू 35 रुपए आ गई। ये एक कंडीशन हमने सोल्व कर ली। अब आगे प्रश्न बोल रहा है कि y 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 175 किलोमीटर जाता है। तो y जो है वो 175 किलोमीटर, यानी दूरी बटे 4 लगूंगा मैं 12.5, तो क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। तो ये पॉइंट हटाऊंगा बट्टे में 0, सॉरी पॉइंट हटाया बट्टे से तो ऊपर 0 लगा दिया। अब मैं काटूंगा इसको, 25 7 0 और 25 5 से काटूंगा तो y का मान मेरे पास कितना आ गया, 14 आ गया। प्रश्न बोल रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x स्क्वायर कितना आया मेरे पास, 35 आया था, तो 35 का स्क्वायर 12 25 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर यानी 14 है, तो 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। तो हमारा मान आ जाएगा 1421। 1421 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नीता के वेतन में पहले 13% की वृद्धि की गई, फिर 13% की कमी की गई। उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखिए, इसी वेतन में वृद्धि भी हो रही है, इसी वेतन में कमी भी हो रही है। वेतन सेम है लेकिन वृद्धि और कमी होती जा रही है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी किसी शिफ्ट में बताया था कि जब भी एक ही वस्तु पे कमी और वृद्धि होती है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जैसे 13 दे रखा है तो 13 का स्क्वायर करेंगे और बटे में 100 लगा देंगे। ठीक है, और कमी और वृद्धि होगी तो हमेशा कमी को शो करेगा वो चीज। तो ये क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा, और बटे में 2 जीरो है, तो ये जीरो हटाऊंगा तो 2 संख्या से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो माइनस शो करेगा, यानी कि 1.69% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आप कमी लिखो चाहे यहाँ माइनस शो करवा दो। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि अनुपम 20,000 रुपए के प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। पहले वर्ष में उसे 4% की हानि होती है, हालांकि दूसरे वर्ष के दौरान 10% का लाभ और तीसरे वर्ष में वह 15% का लाभ कमाता है। तो 3 वर्षों की संपूर्ण अवधि के लिए उसके कुल लाभ की गणना कीजिए। देखिए, 2 लाख रुपए उसने लगाए थे। ठीक है, अब पहले साल क्या हुआ, 4% की हानि हो गई। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/25, तो 25 पे 1 की कमी यानी कि 24/25 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे 10% का लाभ हुआ। चलिए, इसको ऐसा लिखते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता रहती है। जो नए नए जीडी के स्टूडेंट हैं उनके लिए आप अभी ऐसा कर सकते हैं, 4% की हानि यानी 100 में से 4 गया तो 96 और बटे में 100 लिख देंगे। ठीक है, और जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, पिछली बार जीडी दी थी, कुछ नंबर से रह गए, वो अपन ऐसे भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन को डायरेक्ट यहाँ से 24-25 करेंगे, इसको काटेंगे तो 24-25 आ जाएगा।
तो ये एडवांस तरीका हो गया फ्रैक्शन वैल्यू से सवाल को सोल्व करने का। तो आप फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हैं, बाकी मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा। तो चलिए 10% का लाभ हुआ अगले दूसरे वर्ष, तो यानी 10% का लाभ यानी 110/100 हो जाएगा। और तीसरे वर्ष क्या हुआ है, 15% का लाभ हुआ है, तो 115/100। चलिए अब क्या करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो ये 1 2 3 4 5 6 जीरो मैंने काट दिए। चलिए अब क्या करेंगे, अब हमें ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में दो ऑप्शन में देखो क्या आएगा, इकाई अंक लेंगे, 5 एकम 5 5 छंग 30, मतलब जीरो आएगा किसी भी ऑप्शन के पीछे। तो जीरो दो ऑप्शन में आ रहा है, हम इसको पूरा सोल्व करेंगे। तो इस 2 का गुणा 115 में करूंगा सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 230, और फिर ये 96 का मल्टीप्लाई भी कर ही लेते हैं, ये 96 और इंटू 11। तो पहले 230 में 96 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 18 1 6 दिन 12 और 13, ये हो जाएगा 9 3 27 2 9 3 18 और 20, ये 8 0 0 2 और 2। चलिए सही किया मैंने, 0 8 0 2 2 22,080 इंटू करेंगे 11। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया ये और 11। देखो 11 का गुणा किस तरीके से किया जाता है, सबसे पहले जीरो लेंगे, फिर 0 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 8 और 0 को जोड़ेंगे तो फिर 8 हो जाएगा, फिर इस 0 को और 2 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर इस 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 42,880 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, समान क्षमता वाले दो कंटेनर में दूध और जल का अनुपात क्रमशः 3:4 और 3:1 है। यदि दोनों कंटेनरों के एक बड़े कंटेनर में खाली किया जाता है जिसमें पूरा मिश्रण समा सके, तो बड़े कंटेनर में दूध और जल का अनुपात क्या होगा। देखिए पहले कंटेनर में दे रखा है 3:4, ये पहला कंटेनर हो गया, और दूसरा दे रखा है 3:1। अब प्रश्न कह रहा है कि समान क्षमता वाले हैं, तो हम देखेंगे कि ये जो पहला कंटेनर है इसमें तो टोटल 7 यूनिट है, और ये वाला कंटेनर है इसमें तो 4 यूनिट है। अब ये समान क्षमता कहाँ है, या तो 4-4 होना था या फिर 7-7 होना था। समान क्षमता नहीं है तो हम इसको मिला नहीं सकते, सबसे पहले हमें इससे समान करना पड़ेगा। समान करने के लिए इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 28। 7 को 28 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 को 28 करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां अगर 7 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 21 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। यहाँ इस पूरे में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब ये क्या है, ये है दूध और ये है जल। ठीक है, ये भी दूध है और ये भी जल है। ठीक है, तो दूध से दूध को मिलाएंगे तो 12 और 21 कितना हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, और जल को मिलाएंगे 16 और 7 कितना हो गया, ये हो जाएगा 23। तो ये बड़े कंटेनर में खाली करने के बाद हमारा रेशियो बन गया 33:23। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे। ए और बी किसी कार्य को 330 दिन में कर सकते हैं, करने का वचन देते हैं। देखो ए और बी एक कार्य को 330 रुपए में करने का वचन देते हैं। ए इसे 11 दिन में और बी इसे 22 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से वे 6 दिनों में पूरा करते हैं। सी को उस कार्य के लिए कितना भुगतान किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो हम इस प्रश्न में देखेंगे कि इसमें 33 आ रहा है जो कि 3 से कट रहा है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 3 से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो कि 60 है वही 3 से कट रहा है, तो हमारा डायरेक्ट हम बिना देखे आंसर 60 लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए सोल्व कैसे होगा वो भी करते हैं। ए और बी 330 रुपए पे करने का वचन देते हैं कि ए और बी कितने रुपए ले रहे हैं, किसी कार्य को करने में 330 रुपए ले रहे हैं। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल के चेक करते हैं पहले कौन कितना काम कर रहा है। ए काम कर रहा है 11 दिनों में और बी काम कर रहा है 22 दिनों में, और सी की सहायता से, यानी कि ए और बी तो करते ही हैं और सी की सहायता लेते हैं, तो उनको 6 दिन में ही काम उनका खत्म हो जाता है। अब हम देखेंगे टोटल काम कितना है, तो 11, 22 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 22 हो जाएगा इनका एलसीएम, और 2 यहां आ गया तो ये हो जाएगा 66 एलसीएम। अब जिस स्टूडेंट को एस्पिरेंट को एलसीएम लेना नहीं आता है तो वो कैसे एलसीएम लेगा, 11, 22 और 6 का ऐसे एलसीएम करके निकाल सकता है वो। जैसे 11 से 1, 2 और ये हो गया 6, फिर ये 3 से आएगा 3 दूनी और यह 2 बचा 1, फिर ये 2 से चला जाएगा 11 दिया 33, 33 दूनी 66, तो ये एलसीएम आ जाएगा। चलिए अब हम इनकी एफिशिएंसी की बात करेंगे।
तो क्या एफिशिएंसी निकलेगी, 11 छंग हो जाएगा, 22 तिया हो जाएगा और 6 इंटू 11 हो जाएगा। मतलब ए 6 कार्य प्रतिदिन करता है, बी 3 कार्य प्रतिदिन करता है और सी 11 कार्य प्रतिदिन। देखो सी नहीं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर। बहुत बढ़िया। तो ए बी और एबीसी की एफिशिएंसी आ गई। अब हम देखेंगे ए 6 कार्य प्रतिदिन करता है, बी 3 कार्य प्रतिदिन करता है, तो सी कितना करेगा। तो ए और बी का कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। ए और बी मिलकर 9 कर रहे हैं, तो 11 में से 9 घटा दूंगा तो सी का मिल जाएगा हमको। सी का कितना मिल जाएगा, 2 कार्य प्रतिदिन का इसका कैपेसिटी मिल जाएगी हमको। चलिए अब बोल रहा है प्रश्न कि सी उसी कार्य के लिए कितना भुगतान किया जाना चाहिए सी को। तो हम देखेंगे तीनों को मिलकर अगर 11 है और उधर देखेंगे तो 330 रुपए है। ठीक है, टोटल इस काम की बात हो रही है। इस काम को करने के लिए कितना पैसा लग रहा है, 330 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 या 33, यानी एक की वैल्यू 30 रुपए हो गई। तो 2 की वैल्यू, क्योंकि सी का पूछा है, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा, 2 की वैल्यू निकालनी है, इस 2 की वैल्यू निकालनी है। तो इस एक में 2 का गुणा हुआ तभी 2 हुआ होगा, तो यहाँ पे भी 2 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 60 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 21 और 126 है। देखो संख्या क्या होती है, संख्या के लिए क्या लिखूंगा, एस। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही सूत्र होता है। तो पहली संख्या है 2x मान लेंगे इसको, और दूसरी कितनी हो जाएगी 3x बराबर 21 इंटू 126। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न का आंसर किस तरीके से आएगा। इसमें 3 का मल्टीपल भी है और 7 का मल्टीपल भी प्रश्न में दिया गया है। 7 का मल्टीपल 21 होता है, तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 7 से कट रहा हो। तो हम देखेंगे एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 21 जो कि 7 से कट रहा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन सोल्व करेंगे तो इस तरीके से सोल्व करेंगे। एग्जाम एसएससी जीडी में क्या है, 60 मिनट मिलेंगे, 80 प्रश्न रहेंगे। तो हम कैसे मैनेज करेंगे, अगर हमारा कोई प्रश्न बच जाता है, जैसे बहुत सारे नए स्टूडेंट है जिनके लिए कभी टाइम कम पड़ जाए, तो वो ऐसे करके भी, जैसे हम तुक्के मारते हैं, 1-2 क्वेश्चन मार देते हैं कहीं सही हो जाए, तो इस तरीके से तुक्के मारेंगे। डिजिटल सम इस कंसेप्ट को बोलते हैं। सारे संख्याओं को जोड़ दो या कौन सा मल्टीपल है वही मल्टीपल आप ऑप्शन में ढूंढ लो और वह लगा दो, आपका सही हो जाएगा 100%। चलिए इसको सोल्व करेंगे। ये 3 से काटेंगे, तीनों 7 21, और ये 2 से काटेंगे, 2 6 12 और 2 3 6। ठीक है, ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 7 3 21, हंसी लगी 2 7 6 42 43 44। तो x स्क्वायर, तो x कितना हो जाएगा, फिर ये रूट में आ जाएगा, यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां रूट लग जाएगा, और x का मान आ जाएगा हमारे पास 21, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए a और b मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में, b और c मिलकर उसे 15 दिनों में, c और a मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो a, b और c अगर साथ काम करें तो उसी कार्य को कितने दिन लगेंगे। देखो a और b मिलकर 12 दिनों में कर रहे हैं, b और c मिलकर उसको 15 दिनों में कर रहे हैं, और c और a मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में कर रहे हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम हमारा टोटल वर्क होगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 60। देखो तीनों के पार्ट में जो सबसे छोटी संख्या है वो हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो 12 पंजे हो जाएगा 60, 15 चौक हो जाएगा 60 और 20 तिया हो जाएगा 60। चलिए अब यहाँ पे 2 बार a 2 बार b 2 बार c है, तो मैं 2 पहले कॉमन निकाल लेता हूं, तो क्या बच जाएगा, a प्लस b प्लस c बच जाएगा। और टोटल कितना काम कर रहे हैं, 5 और 4 9 और 3 12 कार्य प्रतिदिन करते हैं। ठीक है, तो ये 2 से काट लूंगा मैं इसको, तो 6 बन जाएगा ये। तो a प्लस b प्लस c तीनों मिलकर 6 कार्य प्रतिदिन करते हैं। टोटल काम कितना है, 60 है, और 6 कार्य प्रतिदिन के हिसाब से कितने दिन लगेंगे, तीनों को मिलकर 10 दिन लगेंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोहन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर से कार्यालय जाता है और एक निश्चित गति से कार्यालय से घर लौटता है। यदि औसत गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो लौटते समय उसकी गति कितनी होगी। देखो औसत गति क्या होता है, औसत गति, औसत चाल क्या होता है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है,
2x इंटू वाई अपन 2x प्लस वाई, यही होता है। ठीक है, इस बार क्या अपन को औसत चाल दे दी है, वरना अपन डायरेक्ट करते हैं 2 इंटू ये बटे दोनों का जोड़। लेकिन इस बार क्वेश्चन में ये चीज दी है और ये चीज पूछी कि लौटते समय क्या टाइम लग रहा है। तो हम देखेंगे दो तो ऐसा कैसे लिखेंगे, x का है 20 और y हमें नहीं पता है तो हम y लिख देंगे, ये आने वाली उसकी चाल हो गई। बटे में देखेंगे 20 तो ये है तो 20 प्लस y हो जाएगा ये, और बराबर में औसत चाल अपन को दे रखी है 24। 20 से 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 480 हो जाएगा और 24y हो जाएगा ये, प्लस 24y बराबर में 20 दूनी 40 इंटू वाई, ये हो गया 40 इंटू वाई। अब ये सॉरी 24y है ना ये, हाँ तो ये 24y उधर जाके माइनस हो जाएगा 40y से, तो 16y बचेगा बराबर में 480। 16 से काट लेंगे, 16 दिया 48 और 0 बराबर y, तो y की स्पीड जो कि आने वाली गति है वो क्या हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न है, वहां सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 5 घटाने पर 12, 16 और 18 से विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले हम 37 को देख लेते हैं, क्या 37 में 5 घटाएंगे तो 132 हो जाएगा। तो क्या 132 18 से विभाज्य है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन पहला कट गया। फिर हम देखेंगे दूसरा सबसे छोटा कौन सा है 149। 149 को देखेंगे 5 घटा लेंगे तो 144 बन जाएगा। तो उसमें क्या 12, 16, 18 का भाग जा रहा है क्या, तो 144 में 12, 16 और 18 तीनों का भाग जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, हो सकता नहीं होगा क्योंकि छोटी संख्या है ये। चलिए अब प्रश्न करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, 12, 16 और 18 हमको दे रखा है तो हम एलसीएम ले लेंगे। चलिए 2 से ही काटते हैं, 2 6 12, 2 8 16 और 2 9 18। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 4 8 और ये 9 ऐसा कैसी। फिर 2 से काटेंगे 3 ऐसा कैसी, ये 2 बार जाएगा और 9 ऐसा कैसी। फिर ये 2 से कटेगा 3 एकम 3, सॉरी 3 तो कटेगा नहीं, 2 एकम 2 और ये 9 भी ऐसा कैसी रहेगा। फिर इसको 3 से काटेंगे क्योंकि 2 से कटने वाली कोई संख्या है ही नहीं, तो 3 एकम 3, 3 3 9 और ये 1 ऐसा कैसे रहेगा और ये 3 हो गया। तो ये देखो पेयर बन गए, पेयर नहीं बनाना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 चौक 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिया 48 और 48 दिया हो गया 144। तो ये एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों से कटती है, लेकिन इसमें 5 और शेषफल बचाना है तो इसमें 5 और जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके हमको 5 इनसे भाग देंगे तो ये 5 एक्स्ट्रा मिलेगा और यही हमारा शेषफल रहता है। और 5 क्या रहना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ये बचेगा 5। तो अब ये संख्या क्या बन गई 149 बच गई, और इसमें भाग देने में 5 हमेशा शेषफल बच जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लक्ष्मण अपने सामान पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। देखो क्रय मूल्य मानेंगे 100, तो फिर 60% अधिक यानी 100 का 60% 60 ही होता है, तो एमपी कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है कि वो 20% की छूट भी देता है, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पे मिलती है, तो 60 पे 20% की छूट यानी 80% पे बेच दिया। तो हम देखेंगे कितने में बेच दिया, 16 8 128 यानी एसपी कितना आ गया हमारा 128। इसको काटेंगे तो 128 बन गया बराबर में, तो यही तो विक्रय मूल्य था, तो 128 में बेचा। और लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, तो 100 की चीज को 128 में बेच रहा है यानी कि 28 का लाभ हो रहा है उसको, और किस पे हो रहा है 100 पे हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 28% हो जाएगा कि इतने का हमको क्या हो गया है लाभ हो गया है 28% का, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आज की शिफ्ट यही खत्म होती है, हमने सारे प्रश्न कर दिए हैं। बीच में लाइट चली गई थी तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, आपको सारे सॉल्यूशन अच्छे से करवाए हो तो आप वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।